जिन की नई रिपोर्ट, भारत की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और बढ़ेगी। 2030 तक $23 बिलियन तक पहुंच सकती है यह क्षमता। रक्षा क्षेत्र में निगरानी, टोहक और युद्धक ड्रोन्स की सबसे ज्यादा मांग। ये बेशक हमने लेट शुरू किया है, लेकिन हम डिस्टेंस अच्छी कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये अच्छा लगा। हाँ। ये अच्छा लगा। $23 बिलियन शुरू करके, और दो चीज में कंसंट्रेट कर रहे हैं, एक टोही है और दूसरा युद्धक है। वही चाहिए। एक जासूसी करेगा और दूसरा आपके लिए कॉम्बैट के काम करेगा, आपके लिए लड़ाई जाकर करेगा। मैं दिनेश भाई आपको एक बात बताता हूँ। मैं एक इजरायली से, बड़े सीनियर इजरायली से बात कर रहा था। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, इट वाज अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन। तो मैंने उनको बोला कि साहब, आप जो रिकॉनेसेंस ड्रोन इस्तेमाल करते हैं इजराइल के अंदर, जो ऑपरेशनली इस्तेमाल करते हैं, और जो आप ड्रोन काइनेटिक के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम लोग अब ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां पे सिर्फ काइनेटिक ड्रोन्स होंगे। मैंने बोला क्यों? कहता है बिकॉज वी आर इजरायली। मैंने बोला इसका मतलब क्या है? कहता है कि रिकॉनेसेंस के लिए गया, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि उसने आतंकवादी को देखा फिर वो पीछे रिपोर्ट भेजे फिर हम करें। वही वहां पे थैंक यू बोल के, गुड नाइट बोल के वापस आ जाता है। तो मतलब एक को मल्टी रोल बनाया जाएगा, ये कहने का मतलब? वो कह रहे हैं कि रिकॉनेसेंस मल्टी रोड, सही बात। वो कह रहे हैं कि हमें रिकॉनेसेंस की क्या जरूरत है? आप रिकॉनेसेंस में हार्ड पॉइंट्स डालिए, आप उसमें हेलफायर मिसाइल डालिए, आप उस ड्रोन को उड़ाइए। अगर आपको नहीं फायर करना है मत करिए, लेकिन अगर ड्रोन ने आइडेंटिफाई कर लिया और ड्रोन ने वीडियो फीड भेजी और आपने रिकॉग्नाइज कर दिया कि भैया ये है, यहाँ पे ये घूम रहा है ईरानियन जनरल, तो फिर आपको, सर मैं क्या करूं? अच्छा मैं दूसरा ड्रोन भेजता हूं। दूसरा क्यों भेजना है? सामने है, वो निकल जाएगा। आपके पास टाइम नहीं है, यहीं से बटन दबाया, गुड नाइट। ये कह रहे हो हियर एंड नाउ। हियर एंड नाउ सर, बिल्कुल वहीं पे। और इस तरीके से ऊडा लूप और कम हो जाएगा सर। बिल्कुल है ये, इसीलिए तो इसी नोट पर अगली खबर देखिए। रूस ने यूक्रेन पर की ड्रोन की बारिश। एक हफ्ते में 1300 ड्रोन से किया अटैक। 1300 ड्रोन्स, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से भी हमला। यूक्रेन का दावा, रूस के 80% ड्रोन गिराए। अब मैं एक चीज समझना चाहता हूं सर, ये एडीएस क्या कंफ्यूज होता है क्या बाकी ड्रोन? 100% कंफ्यूज होता है। आपके पास हंड्रेड्स ऑफ टारगेट्स आ रहे हैं, आप किस किस को एंगेज करें? तो कंफ्यूज तो बिल्कुल होता है। ऊपर से बीच में हाइपरसोनिक मिसाइल्स आ रही है। ओह माय गॉड। अब आप बताइए क्या आपकी एयर सिचुएशन है? यही तो कर रहा था ईरान। ईरान बीच में ड्रोन भेज रहा था और फिर उसके साथ साथ वो भेज देता था हाइपरसोनिक मिसाइल। लेकिन उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे गौरव ने बताया अभी इसी एपिसोड में पहले, बड़ा स्ट्रांग था। वो उतना स्ट्रांग इनके पास कहाँ है? राइट। इनका तो टूटा फूटा है, तो मांग रहे हैं कि हमें दे दो पैट्रियट, हमें दे दो ये। इनके पास वो क्षमता नहीं है। और 1300 बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर। दिनेश मैं यही कह रहा था, सीड ये सप्रेशन जो पहला लहर जो होता है, जो 7 तारीख क्या है सर? सीड आप कह रहे हैं क्या? सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस जिसको कहते हैं ना, एक तरह से आप सैचुरेट कर दो। इतना सारा रडार पे दिखने लगे। अच्छा, सैड है ये, सेपरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। अच्छा, इसलिए सीड है। सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। अगर डिस्ट्रक्शन भी करना है, जैसे कमांड HQ-9 को मारा हमने, तो ये भी ड्रोन कर सकते। अच्छा सर, ये जो इनकी HQ-9 जो बैटरी रखी हुई थी पाकिस्तान में, सिटिंग डक जो हमने बनाया, हमारे ड्रोन ही तो मारे थे और ड्रोन ही तो गए थे वहां। देखिए ड्रोन भी गए, हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स भी गए। देखिए एयरबोर्न टारगेट से भी हमने डिस्ट्रॉय किया, कई चीजें हुई उसमें। हमने एक बैलेंस यूज किया। देखिए टारगेटिंग में फिर से आपको कहना चाहता हूं, जब आपको प्रिसाइज अटैक करना होगा तो आप अगर स्टैटिक टारगेट है और उस्मामा बिन लादेन को यहां मारना है वहां मारना है तो ठीक है। लेकिन अगर आपको मूविंग टारगेट है, मैनेवरेबल टारगेट है और डिसीजन मेकिंग करनी है, वहां पे ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो कासिम सुलेमानी क्या मूविंग नहीं था सर? देखिए मूविंग कुछ जगह तो आप मार पाओगे, पर हर सिनेरियो में एक अवाक्स है, मूव कर रहा है, एक MPA मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, मूव कर रहा है, शिप अगर लगातार मूव कर रहा है, तो ड्रोन्स उस जगह शायद काम न कर पाए। इसलिए एक बैलेंसिंग सिचुएशन है। सेकंड वेव में आपको बैकअप करना पड़ेगा। इसलिए आपको पायलट्स के साथ एयरक्राफ्ट भी यूज करने ही पड़ेंगे। नहीं, मैं तो इसलिए मैं आपके इस आर्गुमेंट को इसलिए खास तौर से बाय करता हूं कि कम से कम नौकरियां बची रहे लोगों की। अगली खबर देखिए, भारत नेपाल सीमा पर तुर्की की बड़ी साजिश। मस्जिदें और मदरसे बनवा रहा है तुर्की। नेपाल और भारत की सीमा पर वैसे भी यहाँ बहुत सारे मशरूम हो गए थे, बहुत सारे मदरसे। अब धीरे धीरे सरकार उनको देख रही है, आइडेंटिफाई कर रही है, जो जरूरी है वो कर रही है, लेकिन तुर्की पीछे नहीं हट रहा और काम करवा रहा है। तुर्की के गैर सरकारी संगठन IHH की तरफ से पैसे आ रहे हैं। चरमपंथी समूहों से जुड़ा हुआ IHH, तुर्की सरकार खुफिया एजेंसी देती है IHH को पैसे। सर ये तुर्की इतना हैंड्स ऑन क्यों हो रहा है? ये मतलब जल्दी हिसाब चाहता है क्या कुछ? देखिए, तुर्की इज टेकिंग अ पेज आउट ऑफ द सऊदी प्लेबुक। सऊदी यही काम करता था पहले, अब सऊदी ने बंद कर दिया 10-15 साल से, 10 साल से खासतौर से सऊदी यही करता था। आपको क्या लगता है भारत में इतने मस्जिद, इतने मदरसे, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, पूरी दुनिया में, वाई ओनली इंडिया, पूरी दुनिया में हर जगह सऊदी फंड करता था। हर जगह सऊदी फंड करता, ये लो पैसे, तेल का पैसा, ये यही काम तुर्की एक छोटे लेवल पे कर रहा है क्योंकि तुर्की के पास उतने पैसे नहीं है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली तुर्की यही काम कर रहा है। यहाँ पे एक मदरसा फंड करे, यहाँ पे
और देखिए ना किस तरीके से कलूजन में काम चल रहा है। तुर्की की खबर आती है कि इंडिया नेपाल बॉर्डर पे मदरसे और मस्जिद फंड कर रहा है, राइट, और तुर्की की सीक्रेट एजेंसी कर रही है, जो खुफिया एजेंसी है। वहां पे खबर आती है कि केपी शर्मा ओली, नेपाल के प्रधानमंत्री, वो क्या कह रहे हैं, वो उल्टा धर्म को लेके हिंदुओं पे अटैक कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जो प्रभु श्री राम थे वो तो भारत के हैं ही नहीं, जो महादेव हैं वो भारत के हैं ही नहीं, जो विश्वामित्र हैं वो भारत के हैं ही नहीं, जो वाल्मीकि हैं वो भारत के हैं ही नहीं, जिन्होंने रामायण लिखी है, वो कह रहे हैं वो सब नेपाल के हैं। देखिए ना, ये दोनों तरफ से एक मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा का अटैक हो रहा है, दूसरी तरफ से मदरसे और मस्जिद तुर्की बना रहा है। तुर्की का क्या मतलब है नेपाल में मस्जिद? सही बात। तुर्की का क्या लेना देना? अब इसमें क्या चाइना इन्वॉल्व है? क्योंकि तुर्की की इतनी रीच नहीं है, लेकिन क्या इंडिया को घेरने के लिए तुर्की अब फंड कर रहा है चाइना के कहने पे? ये सब देखना पड़ेगा। दुश्मन चारों तरफ, तो ये दुश्मन चारों तरफ है, इसीलिए कहा भारत ने अब से कुछ दिनों पहले, ये देखा आपने, डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि भाई ये तो उधर से चाइना भी लड़ रहा था और टर्किया भी लड़ रहा था, सिर्फ पाकिस्तान नहीं था। क्यों कह रहे थे? देखिए, और किस किस तरीके की लड़ाई है, इसीलिए आपका शत्रुबोध होना, शत्रु को पहचानना बहुत जरूरी है। अगली खबर देखिए, रूस ने और बढ़ाया ड्रोन का उत्पादन। ड्रोन उत्पादन बढ़ाने के लिए नई फैक्ट्री। शाही ड्रोन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से मांगी ड्रोन की मदद। अब यूक्रेन इधर ड्रोन चिल्ला रहा है और उधर ड्रोन गजब की रफ्तार से बना रहा है। ये समझ लीजिए कि जैसे ही ईरान का ये 136 शहीद 136 वहां गया, उसने उसको पहचाना और अब वहीं पे मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया उसने। रशिया अपना बना रहा है। रशिया सर कितनी जल्दी अडॉप्ट करके टेक्नोलॉजी के मामले में। और एक्चुअली ये रशिया और ईरान की टेक्नोलॉजी का टू एंड फ्रो है। अच्छा, उन्होंने ही दिया था, इन्होंने बनाया था। अच्छा। अब जो मॉडिफाइड था उसको लेकर इन्होंने बनाया। अब 136 जो है वो लॉन्गर रेंज का है, करीब 1000 और 1200 किलोमीटर का है और उसकी क्षमता ज्यादा है, तो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये बात इनमें आदान प्रदान है, ऐसे कोई अच्छा, खास ये बात थोड़ा नहीं। घालमेल वाला मामला है। और दुनिया में ड्रोन उत्पादन से घबराया अमेरिका। पेंटागन का ड्रोन उत्पादन में तेजी का आदेश। रशिया चाइना के ड्रोन प्रोडक्शन से चिंता। कैप्टन चान, ये तुरंत ही अमेरिका पहले जो है ये पूरी दुनिया में आग लगाने, गड़बड़ी फैलाने का काम करता है और उसके बाद दम भी सबसे पहले इसका फूलने लगता है। देखिए, क्योंकि वो ड्रोन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार ड्रोन की जरूरत सभी को है और ईरान ने इतने अच्छे ड्रोन बना लिए, रशिया इतना ज्यादा उत्पादन कर रहा है और लगातार मैंने जैसे कहा, जब ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है और जैसे यूक्रेन कह रहा है, उनकी वायुसेना का रिपोर्ट है, वो ये कहते हैं कि इतने सारे ड्रोन जो मारे हैं एक्चुअली मनोबल तोड़ने के लिए मार रहे हैं। तो अमेरिका को लगता है कि उसका और सर, उत्पादन क्योंकि कम हो टाइम जाएगा। खत्म हो रहा है, एक महत्वपूर्ण चीज मैं समझना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में अब से कुछ दिनों पहले एक आतंकवादी को, छिपे हुए आतंकवादी को पकड़ा गया। उसने एक बस्ती बसा रखी थी, उसको पूरा इस्लामिक कर दिया था उसने, और वहां पर वो ड्रोन के जरिए मुंबई में अटैक की प्लानिंग बना रहा था। सर, ये इस हद तक खतरा बढ़ गया है, ड्रोन उनके हाथों में। नहीं साहब, देखिए अभी आतंकवादी जो घटना हुई थी उसमें बोला था कि जो बारूद ऑर्डर करा है वो ऑनलाइन ऑर्डर करा है। हाँ, ये जो ड्रोन ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन अवेलेबल है। ये अवेलेबल है। हाँ, तो देखिए कई सारी चीजें हैं जो कि अवेलेबल है ऑनलाइन और सतर्क रहने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज, आप देखिए वो आतंकी क्या कर रहा था, जो उसने बस्ती बसाई थी। आतंकी क्या कर रहा था? सिंपली ड्रोन से पूरे इलाके को मैप कर रहा था। जो डेविड कोलमैन हेडली ने करा था 26/11 में, उस जमाने में तो ड्रोन थे नहीं। रेकी तो कर रहा है, और क्या कर रहा है वो? ही इज डूइंग रेकी। घर में बैठे बैठे घर की छत पे बैठा अपने ड्रोन उड़ाया, पूरा मैप करा, उसका वीडियो लिया, वीडियो भेजा, कंप्रेस करके फाइल। सिंपल सी बात है, ही इज डूइंग दैट ओनली, वही कर रहा है। तो आपके जो थ्रेट हैं, ये देखिए एक थ्रेट आपका घर के अंदर है। 2.5 वॉर्स के बारे में जनरल बिपिन रावत सर अक्सर बोलते थे ना, ये 0.5 है। ये 0.5 है। इस 0.5 से हमको आपको लड़ाई लड़नी है, सतर्क रहकर। और ड्रोन को तो खांसी भी नहीं आती। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। प्रतिशोध में स्पेशल एपिसोड में हिस्सा लेने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद।